अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश से फरार हिंदुस्तान पहुंची शेख हसीना वाजिद ने कर दिया सियासत छोड़ने का ऐलान। फरार होते वक्त कई ब्रीफ केस रखे थे साथ। ब्रीफ केस में क्या है इस बात का नहीं चल पाया पता। बांग्लादेश में हजारों लोग अब भी सड़कों पर मौजूद। बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का मुजस्सिमा तोड़ दिया गया। मस्जिदों से मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों को नुकसान न पहुंचाने की अपील। मंदिरों के बाहर हिफाजत के लिए जमा हुए मुस्लिम नौजवान। ईरान के सदर ने कहा, इजरायली हुकूमत को इस्माइल हानिया पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका ने किया दावा, अगले 48 घंटों के दौरान इसराइल पर हमला कर देगा ईरान। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बांग्लादेश से जुड़ी सरहद पर वाक़ रियासत मेघालय ने सरहदी इलाकों में लगाया नाइट कर्फ्यू। इंडिया अलायंस के लीडरों ने मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में किया एहतजाज। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पर बढ़ाई गई GST को वापस लेने का किया पुरजोर मुतालबा। और असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में हज कमेटी में हो रहे करप्शन को लेकर उठाई आवाज। CBI इंक्वायरी का किया मुतालबा। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बांग्लादेश से फरार हो चुकी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब उनके रिजाइन करने के फौरी बाद सरकारी रिहाइशगाह से जरूरी सामान लेकर हिंदुस्तान पहुंचने की तफसील भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की मुस्तफ़ी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुश्तइल हुजूम से बच निकलने के लिए सरकारी महल से ही हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और भारत पहुंच गए। हेलीकॉप्टर में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उनकी बहन रिहाना शेख भी मौजूद थीं। दोनों बहनें जब हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए सरकारी रिहाइशगाह से बाहर निकली तो उनके साथ चंद ब्रीफकेस भी थे। उनको शेख हसीना वाजिद ने अपनी निगरानी में मुलाजमीन के जरिए हेलीकॉप्टर में लोड कराया और फिर एक नज़र सरकारी रिहाइशगाह पर डालकर रवाना हो गए। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन ब्रीफकेस में क्या सामान मौजूद था। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन की अहम रहनुमा खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म दिया है। यह हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश की फ़ौज ने पुरतशद्दुद बदअमनी और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद पूरी हुकूमत तश्कील दे दी है। सदर की प्रेस टीम ने एक बयान में कहा कि शहाबुद्दीन की सरबराही में होने वाले इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब बांग्लादेश की तुलबा तंजीमों के सरबराहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवामी तौर पर मुंतखब हुकूमत को ही तस्लीम करेंगे, किसी और हुकूमत को एक मिनट भी इक़्तिदार में नहीं रहने देंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के मुल्क से फरार हो जाने के बावजूद बांग्लादेश में गलियों में अब भी हज़ारों लोग मौजूद हैं और हंगामा जारी जारी है। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे और उनके मुल्क से हिंदुस्तान फरार होने के बावजूद मुश्तइल हुजूम की जानिब से अब भी तोड़ फोड़ की इत्तलात सामने आ रही हैं। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से कई TV स्टेशंस पर भी तोड़ फोड़ की गई है। खबर रसाई एजेंसी ने बताया कि तुलबा रहनुमाओं की जानिब से लोगों से पुरसुकून रहने और तोड़ फोड़ न करने की अपील की जा रही है।
بنگلہ دیش کی مسجدوں سے مندر، چرچ، گرودواروں کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیلیں کی گئی۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ ہمیں مل کر رہنا ہے اور ایک امن و امان کا ماحول بنانا ہے۔ مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بنانا ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ আসসালামু আলাইকুম। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলেরই দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। ধন্যবাদ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सियोनी हुकूमत को इस्माइल हनिया पर हमले का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि अगले 48 घंटों के दौरान ईरान इसराइल पर हमला कर देगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सियोनी हुकूमत को अपनी गलती का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। सियोनी हुकूमत की दहशत गर्दी को अपना हक़ दिफ़ा करार देना इंसानी हुकूक़ के उसूलों की मुनाफ़ी है। तफसीलात के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की उर्दून के फ़ॉरेन मिनिस्टर ऐमन अल-सफ़दी से मुलाकात हुई, जिसमें ईरानी सदर ने मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल लेवल पर अमन और फ़लस्तीन में इसराइली हुकूमत के मज़ालिम रोकने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उनका कहना था कि इसराइली हुकूमत ने तेहरान में इस्माइल हनिया पर हमला किया, वो हमारे सरकारी मेहमान थे। ये हमला बैनुल अक़वामी सिफारती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। इसराइली फ़ौज की बमबारी से गज़ा में बेघर 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर-मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब ड्रोन हमले से अल-अक़सा शोहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के ख़ीमों को आग लग गई, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी मुतासर हुए। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गज़ा की पट्टी के जुनूब में रफ़ा में एक बम धमाके के नतीजे में 7 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक और संगीन बताई गई है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि जनूबी गज़ा की पट्टी में होने वाली लड़ाइयों के दौरान 4 रिज़र्व फाइटर समेत 7 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए। इसराइली अखबार यदूद अहरोनोत ने इत्तला दी है कि रफ़ा में एक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार के घर के करीब दरअंदाजी की कोशिश के दौरान फ़ौजियों पर दस्ती बम फेंका गया, जिसके नतीजे में 7 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए।
फलस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी है। ऐसे में फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीमों के जंगजुओं ने मुसलसल दूसरे दिन भी गज़ा पट्टी के अतराफ में वाक़ सियोनी कॉलोनियों को रॉकेट हमले का निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी इस्तकामत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा के अतराफ की सियोनियों कॉलोनियों पर हमला किया। इसराइली मीडिया ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी इस्तकामत ने गज़ा से 15 रॉकेट फायर किए हैं। इतवार को भी फ़लस्तीनी इस्तकामत ने अस्कलान सियोनी कॉलोनी और शहर अशदोद व आन एफ़ा सियोनी कॉलोनियों पर रॉकेट हमले किए थे। ये ऐसी हालत में है कि सियोनी मीडिया ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि एक मिसाइल अशदोद कॉलोनी के मशरक़ में वाक़ फोर्थ रोड पर आकर गिरा। इस हमले के बाद अशदोद के मेयर ने इस शहर की पनाहगाहों को आम लोगों के लिए खोल देने की खबर दी है। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट हमला इराकी सूबे अंबार के अल असद बेस पर हुआ है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि अमरीकी ओहदेदारों ने हमले की तस्दीक कर दी है। 3 अमरीकी ओहदेदारों ने आलमी खबर रसा इदारे को बताया है कि इराक में एक फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में मुतादिद अमरीकी एहलकार जख्मी हुए हैं। हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुश्तबा रॉकेट हमला इराक में अल असद एयरबेस पर किया गया। एक ओहदेदार ने कहा कि बेस एहलकार हमले के बाद होने वाले तफसीलात का जायजा ले रहे हैं। صاروخ الثالث ترى هذا صاروخ ثالث هذا لحظه تقدم هناك بس هذا عنكم جسد عنكم لا يبين منه موقف اول هناك دروح هناك خلي تصور قاعده موقف اول اي ضرب اسمع الضربه خلي مروان يرفع موقف इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुर्किया ने आलमी अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया बुध को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तुर्किया इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के नस्ल कुशी मुकदमे में शामिल होगा। इसराइल की जानिब से इस्माइल हानिया का कत्ल मुजरिमाना फ़ेल है। ख़ित्ता इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ियों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि अदालत के सदर नवाफ सलाम ने रफ़ा में इंसानी सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए इसराइल को रफ़ा पर हमला न करने का हुक्म दिया है। ब्रिटेन में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों पर वज़ीर आज़म ने फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कोबरा कमेटी मीटिंग में शुरा से बातचीत में कहा कि फ़ौज के ख़ुसूसी अफसरान सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म वायलेंस में मुलव्विस हैं। हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद को सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बांग्लादेश के ताज़ा हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी की सदारत में सिक्योरिटी मामलात की कैबिनेट कमेटी की इस अहम मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण व दीगर कई आला ओहदेदार शामिल हुए।
PM मोदी लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। मीटिंग के दौरान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिलकर आए NSA अजीत डोभाल मुलाकात के बारे में पूरी तफसील पेश कर सकते हैं। उधर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात के दरमियान बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर ढाका छोड़ दिया है। उनके रिज़ाइन करने के बाद आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़ौज ही अब अबूरी हुकूमत चलाएगी। उधर हिंदुस्तान और बांग्लादेश सरहद पर भी टेंशन पैदा हो गई है। हिंदुस्तान के सरहदी इलाके मेघालय के डिप्टी CM प्रेस्टोन टेनसांग ने बताया है कि रियासत की बांग्लादेश के साथ लगी सरहद पर हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरहद के 444 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में कर्फ्यू रोज़ाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के लीडरों ने आज मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में पुरजोर नारे लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन का कहना था कि मोदी सरकार ने अपने वसूली बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पर GST बढ़ा दिया है। इससे आवाम को उन सहूलियात के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में हज कमेटी में हो रहे करप्शन पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि हज कमेटी में हो रहे करप्शन की वजह से इंडिया के हाजियों को हज के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस करप्शन की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के CEO का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट CEO को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। CEO नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, CSS रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि CBI के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए। मेरा हुकूमत से। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार की चाल, इमेज और चेहरा किसान मुखालिफ है। मुल्क के वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसूर में किसानों के खून से होली खेलने का है और अफसोस की बात यह है कि अब वो मुल्क के वजीर ज़राअत बन गए हैं। मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र किसान और खेत विरोधी है। ये बात किसान और किसान कल्याण विभाग पर चर्चा में साबित हुई और आज उसकी ढोल की पोल पूरी तरह से खुल गई। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंदसौर में किसान के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य ये है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। लंबी बातें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, और मेरे आदरणीय साथी संजय सिंह जी बताएंगे। केवल 3 पहलुओं को एक एक लाइन में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मोदी सरकार ने सदन में ये कहा कि लागत पर 50% मुनाफा वो देंगे, ये उनका सिद्धांत है और उन्होंने इससे कभी गुरेज नहीं किया। आज जब हमने मोदी सरकार का ये शपथ पत्र जिसकी तारीख है 6 फरवरी 2015, देश की सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने ये शपथ पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूँ, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए यूपी पुलिस की पोल खोलने का दावा किया है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि सीएम योगी की यूपी के बुलंदशहर पुलिस का कारनामा देखिए। बाइक से सफेद बंडल में लिपटी एक पिस्तौल निकालकर कार में रखा, फिर कार के मालिक दलित आदमी अमित को जेल भेज दिया। इस वाक़े से ये भी वाज़ेह हुआ है कि यूपी में पुलिस किस तरह सीएम योगी के कहने पर दलितों, पसमानदा तबकात और अपोजिशन पार्टियों को झूठा फंसवा कर जेल भेज रही है। यूपी में हुकूमत नहीं, सीएम योगी जंगल राज चला रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बांग्लादेश से फरार हिंदुस्तान पहुंची शेख हसीना वाजिद ने कर दिया सियासत छोड़ने का ऐलान। फरार होते वक्त कई ब्रीफ केस रखे थे साथ। ब्रीफ केस में क्या है इस बात का नहीं चल पाया पता। बांग्लादेश में हजारों लोग अब भी सड़कों पर मौजूद। बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का मुजस्सिमा तोड़ दिया गया। मस्जिदों से मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों को नुकसान न पहुंचाने की अपील। मंदिरों के बाहर हिफाजत के लिए जमा हुए मुस्लिम नौजवान। ईरान के सदर ने कहा इजरायली हुकूमत को इस्माइल हानिया पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका ने किया दावा अगले 48 घंटों के दौरान इसराइल पर हमला कर देगा ईरान। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बांग्लादेश से जुड़ी सरहद पर वाक़ रियासत मेघालय ने सरहदी इलाकों में लगाया नाइट कर्फ्यू। इंडिया अलायंस के लीडरों ने मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में किया एहतजाज। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेने का किया पुरजोर मुतालबा। और असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में हज कमेटी में हो रहे करप्शन को लेकर उठाई आवाज। सीबीआई इंक्वायरी का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।